धनखड़ साहब, आप मेरे को बताएं कि इस पूरे माहौल पर आपको लगता नहीं कि जो सरकार रक्षक होनी चाहिए लोगों की, वो जो इस तरह के तत्व हैं उनको प्रश्रय देने में लगी हुई है कि ये यात्रा निकलेगी, अंततः यात्रा मना करते हैं, फिर यात्रा निकलने लगती है, कुछ लोगों को अनुमति दे दी जाती है। ये क्या है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा त्यागी जी, ये यात्रा जिस तरीके से निकाली गई, ब्रिजमंडल शोभा यात्रा जैसे पहले कई सालों से निकाली जा रही है, इसके पीछे जो है लॉजिक ये दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि वहाँ हिंदू कम है और वहाँ के मंदिरों की स्थिति सुधारने के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी, ताकि बाहर से लोग वहाँ जाएं और मंदिरों में दान दक्षिणा पड़े, इसलिए इस जी। यात्रा को शुरू किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से यात्रा के नाम पे सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया, और जो अभी 31 तारीख को पिछले महीने जो हुआ, वो आपको अच्छी तरह से याद है कि कितना बड़ा जो है एक दंगा, एक इस तरह की अनार्की फैलाई गई, और उसके चलते कई लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोग जो हैं वो घायल भी हुए, और बहुत सारे लोग मुकदमे दर्ज होने के बाद जेलों में बंद है, और काफ़ी सारे लोगों का उसी तरीके से वहाँ पर मकान भी तोड़े गए। अब उसी माहौल में, जबकि टेंस माहौल है, और एक बार फिर से आज जो है वो यात्रा निकालने की बात कही गई और यात्रा को रोकने की बात भी कही गई। चारों तरफ से हरियाणा में जो है वो अलर्ट कर दिया गया, हर जिले में लोगों को बताया गया कि भाई कोई यात्रा में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां यात्रा नहीं निकलनी है। लेकिन अंततः जो है 50 आदमियों को, विश्व हिंदू परिषद के तथाकथित साधु जो हैं वो वहां पहुंचे और 50 लोगों को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। ये समझ से बाहर इसलिए भी लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हैं कि वो जो चाहे वो कर सकती है। सबको मालूम है कि भाजपा की सरकार है तो विश्व हिंदू परिषद जो चाहे वो कर सकती है, वो यात्रा भी निकाल सकती है, वो दंगा भी करवा सकती है, अगर इस तरह से हम देखें तो। क्योंकि इस तरह की बातें जब यात्रा शुरू हुई, यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह से बयानबाजियां की गई, सोशल मीडिया पे जिस तरह से फैलाया गया, तो उससे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत था। और उधर से जो है मोनू मानेसर के जो है मेवात जाने की बात थी। मोनू मानेसर जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी है और राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, यानी वो एक फरार आरोपी है। उसके जाने की बात थी, उसको लेकर के पहले से तनाव था। और फिर जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी ने जिस वाहियात तरीके से वीडियो वायरल किया और जिस तरह से मेवात वालों को उकसाने की कोशिश की, मेवात वासियों को, वो अपने आप में एक कारण, बड़ा कारण बना, और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, पूरा मामला हुआ। और आज जिस तरीके से ये यात्रा निकाली गई, मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इस तरह की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, और बल्कि सख्ती के साथ निपटना चाहिए था, क्योंकि इस यात्रा के बिना कुछ नहीं रुका हुआ था। धनखड़ साहब, आप मेरे को ये बताएं, खत्री साहब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि इस हिंसा का जो परिणाम है वो चुनावों पर होगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रायोजन कर रही है या इस बात के तैयारी में लगी है कि इस हिंसा के तांडव को दिखा करके हरियाणा में जो वोटों का संग्रह हो सकता है वो कन्वर्ट करेगा और इनको सत्ता में लाने की बात करेगा? देखिए त्यागी जी, पहली बात तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो दंगा जो हुआ है, ये अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुआ है। मेरा ये मानना है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम अभी करना है, और बाद में जैसे कि हेमंत जी ने बताया कि इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। हरियाणा की जनता सांप्रदायिक नहीं है, ना मेवात की जनता सांप्रदायिक है। और हरियाणा में एक कहावत है कि मेव का मुस्लिम क्या और जाट का हिंदू क्या।
ये कहावत बहुत पुरानी है। तो यहाँ इस तरह की सांप्रदायिकता की बातें जो की जा रही हैं आज के दिन, ये सब एक खास वर्ग है जो विश्व हिंदू परिषद के प्रभाव में है, जो बजरंग दल के प्रभाव में है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, जो आरएसएस के प्रभाव में। और जिस तरीके से यहाँ हिंदुत्व की लहर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो हिंदुत्व की लहर जो है वो काफी फैल चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि जब हमारे गांव देहात के परिवार के बच्चे कावड़ लेने जाने लग गए, तो मैं समझता हूँ कि वो हिंदुत्व की लहर आ गई है। जबकि ज्यादातर जो बच्चे हरियाणा से कावड़ लेने जाते हैं वो निम्न परिवारों के होते हैं, गरीब परिवारों के होते हैं, और ज्यादातर का मकसद जो है वो सुल्फा और गांजा लेकर के आना होता है, गंगा जल लाना नहीं होता है। मैं आज भी इस बात पर अडिग हूँ कि मेरा ये अपना अनुभव है कि ज्यादातर लोग इस तरह के वहां जाते हैं जो अवांछनीय तत्व हैं, जो नशा करते हैं, वो लोग ज्यादा जो है वो कावड़ लेने जाते हैं। उनमें धार्मिक आस्था की बात जो की जाती है वो बहुत कम होती है। अब उस तरह के जैसे ब्राह्मण परिवारों के बच्चों ने जो है वो कावड़ लाना जो है वो कम कर दिया है, जबकि अन्य जो जातियां हैं, बनिया है, दूसरा जो उच्च वर्ग है, उन्होंने भी कावड़ लाना कम कर दिया है। तो ये जो कावड़ का प्रभाव जो फैला रही है, ये सब टीवी की देन है। एक तरह से टीवी की और जो आज सोशल मीडिया है, इस सब की देन है। क्या कि मेरा मानना ये भी है कि हरियाणा को जिस तरीके से हवा दी जा रही है कि भाई यहाँ जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, तो मैं एक और बात भी कहता हूँ कि ये पार्टी ना केवल हिंदू मुस्लिम करती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल सकता वहाँ जाति पे आ जाएगी। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि पिछले चुनाव में जाट गैर जाट का मुद्दा जो है वो बड़ा जबरदस्त हावी था विधानसभा चुनाव। तो यहाँ जो है जब सत्ताधारी पार्टी जो आज है भारतीय जनता पार्टी, अगर उसको कहा जाता है कि भाई मेवात में ये स्थिति है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो गृह मंत्री भी कान में तेल डाले बैठे हैं, सीआईडी का इंस्पेक्टर रिपोर्ट दे रहा है, मुख्यमंत्री भी कान में तेल डाले बैठे हैं, और डीजीपी भी यही कर रहे हैं, और सीआईडी के जो चीफ हैं वो भी वही कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को सीआईडी ने जानकारी ना दी हो। जब नहीं, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 10 दिन पहले सीआईडी ने सरकार को सचेत किया कि इस तरह का टेंशन है जी, और बकायदा बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा यह भयानक हो सकता है, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई की भी इन्होंने, जो मैं तो आपको मतलब पुख्ता खबर दे रहा हूं। बावजूद उसके जब सीआईडी ने बता दी, रिपोर्ट दे दी, बावजूद उसके एसपी को छुट्टी दी जा रही है उसी दिन जी। बावजूद उसके एक उच्च अधिकारी जो है वो तीर्थ यात्रा पे निकल गया, वैष्णो देवी यात्रा पे निकल गया। क्या मतलब है इनकी? मतलब प्रशासनिक तौर पर आप पूरी तरह से विफल हैं। और जब भी जो भी इंसिडेंट देखेंगे आप, जितने भी पिछले इंसिडेंट देखेंगे, चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन का रहा हो, चाहे वो राम रहीम की गिरफ्तारी का रहा हो, हर मामले में जब भी कोई इस तरह की बात हुई तो सरकार जो है वो फेल होती हुई दिखाई दी, प्रशासन पूरी तरह से विफल दिखाई दिया। और इस बार भी वही धनखड़ साहब, आपने कहा कि ये राजस्थान को लेकर के मामला है अभी जो इनका टारगेट है, हरियाणा पे इसका असर नहीं होगा। आपको लगता है ये हरियाणा के मामले में निश्चिंत है? हरियाणा इसके बाद हरियाणा के लिए कोई नई रणनीति आएगी? देखिए, हरियाणा में जो इन्होंने खेल चलना है वो चल चुके हैं। ये हरियाणा में जो है 35 वर्सेज 1 जो पिछली बार किया था वही इस बार है। इनके पास एक सूत्र आ गया है जिसपे ये विश्वास कर सकते हैं, वरना खट्टर साहब के पास कोई वो थोड़े है कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं। उनको आज भी लगता है वो कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंस केवल इसीलिए है, मेरा जो अपना मानना है। मतलब 35 जाति बनाम एक जाति, हाँ, और एक जाति में भी 3 टुकड़े, ये आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो इस तरह से जो बांट के चल रहे हैं वो इनका एक पक्का फार्मूला है। मेवात में तो इनको पता है कि इनको ना पहले सीट मिलनी थी ना आगे मिलनी है, और हिंदू मुस्लिम से कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वो हरियाणा की जनता में नहीं पड़ना है। हरियाणा का इस पूरे खेल में अगर कोई निपटेगा तो राव इंद्रजीत निपट जाएंगे। संभावना यही है कि राव इंद्रजीत को निपटाया जाए,
और राव इंद्रजीत ने बड़ा पहले ही दिन और बड़ी सटीक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई कहाँ से आई यात्रा, में कोई लाठियां तलवारें और बंदूकें लेकर के जाता है क्या? उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था। लेकिन और उन्होंने जो ये, चूंकि राव इंद्रजीत जानता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, मेवात से वो जुड़े रहे हैं, वहाँ की राजनीति करते रहे हैं। नहीं, पुनाना और फिरोजपुर, झिरका और नूह, ये 3 तो साफ हो गई जी। तो 9 में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी बची। गुड़गांव और बादशाहपुर का कोई खेल बनता नहीं है, तो बाकी 3 से जीत के कैसे आएंगे इंद्रजीत? ये तो साफ नजर आ रहा है ना। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और चूंकि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी को रास भी नहीं आ रहे। यहाँ एक और बात बता दूं, लगातार जो है कोशिश ये रही है कि भूपेंद्र यादव को जो है गुड़गांव में यादव नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिशें जारी है लगातार। और मुख्यमंत्री भी जब कोई गुड़गांव से रिलेटेड, गुरुग्राम से रिलेटेड या अहिरवाल से रिलेटेड कोई परियोजना होती है तो राव इंद्रजीत को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि राव इंद्रजीत को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। चूंकि मैं यहाँ एक और बात क्लियर कर दूं कि बेशक महारानी विजया राजे सिंधिया जो है वो आरएसएस की पुरानी जुड़ी रही हैं, और आज अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है वो दरकिनार किया जा रहा है, पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। उधर जो है जो कांग्रेस छोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है पिछले 2020 में शायद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में भर्ती हुए थे, तो उनको भी उसी तरीके से दरकिनार करके रखा गया है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और चूंकि ये भी एक राज परिवार है राव तुलाराम का, तो इसको भी यहाँ जो है किसी भी तरीके से ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए सही मायने में जिसका अपना आधार हो हिंदुत्व के अलावा, जिसका अपना वोट परसेंटेज हो, जो आरएसएस के अलावा, हिंदुत्व नहीं, आरएसएस के अलावा कोई अपना वो हो, वजूद हो, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। उनकी कोशिश यही रहती है। तो क्या कीजिए, उसी हिसाब से जो है यहाँ भी एक रणनीति जो है वो लगातार खेली जा रही है। जी, लेकिन मैं अंततः आप इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे हम, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये न्यू एक्सपेरिमेंट है, इसके परिणाम बहुत खराब होने वाले हैं धर्मपाल धनखड़ जी, क्योंकि ये राजस्थान का चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन इसका जो गुणात्मक परिवर्तन होने वाला है पूरे देश में, पूरा देश जो देख रहा है कि प्रशासन की और ये बीएचपी की साठगांठ के तहत ये जो दंगा प्रायोजन का तथाकथित काम हो रहा है, ये बहुत भयानक है। जी, आप क्या कहते हैं? मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, और ये जो है हमेशा के लिए जो है वो एक तरह से दो जातियों में या दो समुदायों, जो धर्मों के लोगों के बीच में वैमनस्य खड़ा कर दिया जाता है, दुश्मनी खड़ी कर दी जाती है। अब मणिपुर का अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से वहाँ मैतई और कुकई को एक कोर्ट के फैसले के आधार पर भिड़ाया गया एक तरह से, और आज ऐसी स्थिति है कि दोनों समुदाय साथ बैठने को तैयार नहीं है, और मुख्यमंत्री विश्वास खो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ये पहली सरकार ऐसी मैं देख रहा हूँ कि आदमी पे आरोप लग रहे हैं, फेल हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलती है, उसको बर्खास्त नहीं करेंगी। लेकिन अगर कोई मंत्री इनका कुछ बदमाशी करता है, कोई आरोप लगते हैं, और खास तौर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तक के आरोप लगते हैं, तो वो संदीप सिंह हरियाणा में बैठा हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद है, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी कार्रवाई हुई वो कोर्ट के आदेश पे हुई, वो वही जो है हरियाणा में भी है। तो ऐसी स्थिति में जो चरित्र है वो अपने आप सामने उभर के आता है कि किस तरह के लोग आज सत्ता पर काबिज हैं।